हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहाँ पर हम अपना जो है आने वाले जो सीजीएल का एग्ज़ाम देखो नज़दीक आ गया है। इसका तो छोड़ ही दो, अब एसएससी जो सीएसएल के लिए है उसके लिए हम जो है अपना मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको आपको लगाना है। ठीक है ना। तो आपको जानकारी बता देता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल बड़ा थिंकिंग सेंटर पर जो है आ जाते हैं। वहाँ पर जा कर के आप सबसे पहले उनको लगाएंगे। ठीक है ना, 20 मिनट में। फिर उसको लगाने के बाद में आपका यहाँ पे एनालिसिस होगा, फिर आएंगे आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आपका सही रहेगा सही का निशान लगाएंगे, गलत का रहेगा गलत का निशान लगाएंगे। और वीडियो के इन द एंड में मैं मूल्यांकन करना भी बताऊंगा किस तरह से आपको जो है अपना मूल्यांकन करना है, और जो भी स्कोर होगा आपका उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन जो है। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/7, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि आपका दिया है tan a बराबर 3/7 और पूछ रहा है सेक कॉसेक a का मान बताओ। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको किस तरह से लगाना है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना। tan a का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के बारे में बताऊं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेस चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं चाहिए, बेस चाहिए, ये सॉरी ये बेस होता है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए, जो कि आपके पास अभी है नहीं। ठीक है ना। कैसे निकालोगे? तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि आपका जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बेस का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आ जाएगा आपका 58 रूट में। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है ये हाइपोटेनियस आ गया है। रूट में क्या है, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, रूट बन जाएगा आराम से, तो समझ में आता है। चलो भाई, अब आपका कॉसेक ए चाहिए। कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना। हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी सही है, जिसका मान जो है √58/3 है। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो सबसे पहले आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, उसके बाद आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो। अगर आपका सही है सही का निशान, गलत है गलत का निशान लगाओ। चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा में चल रही है, एक व्यक्ति को जो है 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति जो है आदमी की गति की 8 गुनी है तो ट्रेन की गति क्या होगी, यही बताना है। देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। ट्रेन की गति जो है लंबाई जो है 1800 मीटर है, टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकेंड लग रहा है। उसके बाद में अगर हम मान ले कि मैन की स्पीड x है तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो चाल निकाल लेते हैं। चाल में दूरी बटे समय होता है, यानी कि 1800 मीटर चल रही है ट्रेन 10 सेकंड में, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये बराबर हो जाएगा, जब भी दो चीजें कोई भी चीज हो अगर आमने सामने से आता है तो उनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक ट्रेन इधर से आ रही है और आपका मैन जो है इधर से आ रहा है। यहाँ से हो जाएगा 9x। बात समझ में आई ना? तो यहाँ से काट के देखते हैं
ये कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 की 15, 5 तक 30 हो गया, और 9 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू आपकी आ गई 36 दुना 72। यानी आदमी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ में आई ना। अब आपकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी यही पूछा है, तो 8 गुणे 72 कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 एक 57 हो गया, यानी कि 576 किलोमीटर पर आवर इतने की स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आई ना। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है एक जीवा आरएस की केंद्र से दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम एक सर्कल है, इसके बाद कह रहा है कि आरएस जो है वो केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी है, यानी कि ये ओ है और ये आपकी जीवा है, ये इससे जो है 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, ये जो आरएस है इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो आधे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि इस वृत्त का व्यास बताओ। अगर हम इसको इसको मिला दे तो ये तो 90 अंश का बन रहा है, ठीक है ना। इसको इसको मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ से हम इसकी अगर वो आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये रेडियस है, डबल कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो देखो क्या करने का है, तो इन ट्रायंगल इसको कुछ भी मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, त्रिभुज ओ आर एन से या यम से कुछ भी हो, इसमें क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो ओ आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इसका करोगे 225 हो जाएगा, बराबर 625 हो गया। ये स्क्वायर इधर करेगा, रूट करेगा, 625 का रूट यानी कि 25 सेंटीमीटर आया। अगर रेडियस आपके 25 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, 50 सेंटीमीटर हो गया। बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो जिसका भी सवाल अगर सही है तो सही का निशान लगाओ, वरना गलत का निशान लगाओ और क्वेश्चन को नोट डाउन करो। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन सारे सरल कठिन दोनों प्रकार के हैं, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, बस आप आराम से अपना तैयारी करते रहे और लगाते रहे और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ लगातार 2 वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5, B6 से बिक्री दर्शाता है, ठीक है ना। कह रहा है वर्ष 2001 में शाखाओं B2, B4 और B6 की औसत बिक्री, यानी कि 2001 में किसका किसका, B2, B4 और B6, इसका आपको एवरेजन बिक्री निकालना है। आगे क्या कह रहा है और पढ़ लेते हैं भाई। आगे कह रहा है 2001 में ही शाखाओं B1, B3 और B5, B1, B3 और B5 का औसत बिक्री जो है अनुमानित प्रतिशत जो भी इन दोनों के बीच में परसेंटेज का गैप बन रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसको बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे लगा सकते हैं। पहली बात तो आपको B2 की वैल्यू निकालते हैं, तो B2 की अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, 2001 में, तो ये आपकी निकल के आती है 65 है। फिर B4 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 95 है। फिर B6 की अगर वैल्यू देखते हैं तो 80 है। बटे 3 करोगे ना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखो आराम से इसमें जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 में आप 8 जोड़ोगे 180 हो गया, 180 में 60 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 को 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा,
80 आएगा। इसका एवरेजन 80 हो गया। अब आगे B1 B3 और B5 का एवरेजन निकाल लेते हैं। देखो B1 का वैल्यू कितना है, 105 है। B3 की वैल्यू कितनी है, 110 है। इसके बाद में B5 की वैल्यू कितनी है, 95 है। डिवाइड बाई 3 करोगे एवरेजन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया है, 105 इधर है, ठीक है ना। 95 जोड़ोगे 200 हो जाएगा। 200 में ये 300, ये 300 हो गया, 310 आया, ठीक है ना। 310/3 आ गया है, ठीक है भाई। 3 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 के 3 हो गया। और इधर आपका आ जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। अब इन दोनों के परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। डिफरेंस आप देखेंगे 3 हो गया और 2 हो गया। बटे कितना करोगे, तो बटे हम कर देंगे 103.3 को गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप आराम से अपना परसेंटेज निकाल देना। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कि 77.42% आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है 77.42% है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, तो बहुत ही सरल लग रहा है। जरा सा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लिखा है 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, डिवाइड में दे रखा है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, के की वैल्यू फाइंड करनी। ये तो देखो हल हुआ सवाल, एकदम देखते ही आंसर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है ना। ये देखो ए माइनस बी, 17 में से 7 घटाओगे 10 आ रहा है, यानी कि ये और ये कटेगा, दोनों की तुलना करो। 17 का स्क्वायर ए का स्क्वायर और इसका 7 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दोनों का ए बी है, यानी 17 और 7 का गुणा होगा। ये भी इसका मतलब यही हुआ ना, यानी इसका मतलब हुआ 17 सत्ते 119। बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, एकदम भयानक वाला। कह रहा है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसी तरह से आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, और इसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कितना भयानक क्वेश्चन है। अब बताओ कौन इतना बिना फालतू काम करेगा। बस समझ में ना, फंस गए होगे एक बार पाने के बाद में, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना है, सीधे से है। 4 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे ये बताओ। बन रहा है। ए प्लस बी करोगे 4 3 7 हो गया। ए माइनस बी करोगे 4 में से 3 गया, एक आया, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। इधर देखो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, घटाओगे कुछ नहीं, एक आएगा। इसी तरह से ये आपका आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 1 3 हो गया, 9 9 18 हो गया, वो बात खत्म हो गई। अच्छा जरा एक बार फिर से ध्यान से देखो, इसमें ये समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस जो है सेम होता है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पर भी 4 होगा, समझ में आया ना। अब जब समांतर श्रेणी बन रहा है तो समांतर श्रेणी का जो सम होता है, इसको कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू यल ए प्लस यल। n क्या है, पूरी संख्या है, ठीक है ना। संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो 7 से इसमें डिवाइड कर दो। 7 दूनी 14 हो गया, ये कट गई ना यार,
ठीक है। देखो देखो कैसे, 4 से करेंगे, 4 से, सॉरी, देखो क्या करना है, 4 से है तो 4 से नहीं कटेगा, तो देख लेते हैं इसको कैसे कट सकता है। ठीक है, 2 1 3 हो गया और 9 9 18 हो गया है। ठीक है भाई, आगे इसके बढ़ते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, 3 7 6 42। नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकालते, देखो कैसे, एकदम और भी आसान ट्रिक है, देखो कैसे निकालते। देखो ए कितना है, 7 है, ठीक है ना। देखो पहले मैं इसको और अच्छे से एन निकालने का वैल्यू बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते। देखो जब भी समांतर श्रेणी दिया रहता है तो उसका जो है कोई भी पद दिया रहेगा, ए एन इसको मान लेते हैं, हमको पता नहीं कौन सा पद है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। आगे देखो ए एन क्या है, 183 है, ए कितना है, 7 है, एन माइनस 1 हमको पता ही नहीं है, डी कितना है, 4 4 का गैप है, इसको इधर भेज दो। ठीक है ना, इसको इधर भेज देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा 7, इसमें से घटा दो, 3 पहले से घट गया है, 4 इसमें से और घटा दोगे 76 आ जाएगा। ये 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, 4 चौक 16 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, एन माइनस 1, यानी एन बराबर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, आगे बढ़ो भाई। इधर देखो 45 आ गई है, तो 45/2 लिखो, उसके बाद में पहला पद 7 है, लास्ट पद 183 है, दोनों को गुणा करा दो, 45 गुणे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, 90 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, जरा हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें, तो देखो लास्ट, पहले ऑप्शन के लास्ट में 2 आया है, जो कि 2 आ नहीं रहा है, पहला सवाल एकदम गलत है। दूसरे में 0 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता है। तीसरे में 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, वो भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट वाले डी ऑप्शन में देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो वो आपका आराम से आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम ऑप्शन मेथड से और थोड़े कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो और ये फार्मूलों को जरूर लिख लो, क्योंकि ये बीच बीच में आ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 43,120, पूरी रकम कितनी है आपकी, 43,120 है। ये जो है पी क्यू आर के बीच में इस तरह बांटा जाता है कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। यानी आपका जो पी बराबर है ये क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 गुना है। बात समझे ना, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 7p और इधर हो जाएगा 4q प्लस 4r। इन सबको इधर भेज दो, 7p माइनस 4q माइनस 4r बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है कि आपको जो q का हिस्सा है ये p और r के हिस्से का 2/5, यानी जो किसका हिस्सा है, q का हिस्सा है, ये p और r के हिस्से का 2/5। बात समझ में आई ना। अब देखो क्या करने का है, इसको इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा 5q बराबर 2p प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आ चुका है, इसको सबको इधर बुला लो, तो ये देखो -2p हो जाएगा, -2r हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हल करके हम जो है यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखो 4 आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम डबल कर दे तो फिर कहीं ना कहीं आर कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10q माइनस 4p माइनस जो है 4r बराबर 0, और इसको घटा देते हैं 7p, इधर आएगा -4q, इधर आएगा 7p, फिर इधर आएगा आपका
4r बराबर 0, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखो कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस माइनस 7 4 11p हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा 10 4 14, यानी कि 14q बराबर 11p हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको इधर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो देखो ये p बटे 14 आएगा, ये q बटे कितना आएगा 11 आएगा, यानी p की वैल्यू 14 है, q की वैल्यू 11 है। बात समझ में आई। आगे बढ़ो, अब ये किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें रख देते हैं हम, तो 7p, p का मान 14 है तो 14 से 98 हो जाएगा, माइनस q की वैल्यू 11 है, 11 चौक 44 हो जाएगा, माइनस 4 यार, यानी कि इसको इधर भेज देते हैं। ये दो देखो, इसको घटा लेते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4, इधर 5 आएगा, डिवाइड कर देते हैं, r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है आपकी आराम से, 2 से इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 27/2। बात समझ में आई ना। अब देखो ये सारी वैल्यूज जो है वो मिलकर के कितना बना रही है, इतना बना रही है। तो जरा इन सबको जो है ऐड कर लेते हैं, 14 को, 11 को, 27/2 को, ठीक है। इनको ऐड करोगे तुम्हारा कितना आएगा, तो ये देखो 14 दुनिया 28 हो गया, ये 22 हो गया, ये 27 हो गया, बटे 2 हो गया। बात समझ में आई। तो देखो 28 में 2 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो गया, 50 20 70 हो गया, 77 हो गया, 77/2 हो गया। अब इसको कर लो, तो 47 नहीं 43 120 बटे 77/2। और इधर देखो गुड़े में आर किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 27/2 है। बात समझ में आई ना। आगे बढ़ो, ये दो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका 11 से इसको काटेंगे, 11 थे 33 हो गया, ठीक है ना, 11 9 99, 11 दूनी 22, ये 7 बार है। 7 से इसको काटते हैं, 7 5 35 हो गया, 7 6 42 हो गया। अब इसको गुणा करा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 7 6 42 आ जाएगा। और यहां से आप क्या करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अभी, तो सॉल्व करते हैं भाई। 7 6 42 हो गया, 4 हासिल हो गया, ठीक है ना। अब आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 5 35, 35 में 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा, 47 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 5 दूनी 10, 5 15 हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो कह रहा है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए में लड़कियों की संख्या, एफ में लड़कियों की संख्या की कितना प्रतिशत। देखो ए में कितनी लड़कियां हैं आपकी, 200 लड़कियां हैं, और एफ में आपकी कितनी लड़कियां हैं, 100 लड़कियां। भाई अगर ये कितनी प्रतिशत है, इसका डबल है कि नहीं है, यानी कि 200% होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका एकदम करेक्ट है, 200% सही हो गया है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक कर देता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई भी आदमी है, उसका जो सीपी है यानी कास्ट प्राइस है, मान लेते हैं 100% है, तो इसका मार्केट प्राइस जो होता है ये 20% ज्यादा हो जाता है, यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है यदि वह 10% का डिस्काउंट दे देता है तो बताओ उसे लाभ कितने प्रतिशत का होता है या हानि कितने प्रतिशत का होता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो इसका बताओ 10% क्या होगा। तो इसका 10% अगर तुम निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 12, और 120 में से 12 घटा दोगे 108 आ जाएगा, जो कि है आपका सेलिंग प्राइस। यानी कि उस आदमी का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, बेचने के लिए अंकित किया 120 रुपए, 10% का डिस्काउंट दिया और 108 रुपए में राजी हुआ। तो बताओ उसको कितने का लाभ हो रहा है, 8% का हो रहा है, सीधे से दिख रहा है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही है, तो इसे नोट डाउन करो, जिसका सही है सही का निशान लगाओ, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ, और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है मेंसुरेशन से है, कह रहा है 3 धातु के घन जिनकी भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास 3 क्यूब्स हैं जिसमें पहले की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है और थर्ड वाले की जो है 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई ना। कह रहा है इन सबको मिलाकर एक घन बनाया जाता है बड़ा सा। यदि इस घन को परिवर्तित करने में कोई भी हानि नहीं की जाती है, मतलब इन तीनों को घनों को मिलाया जाएगा और इसमें से कुछ निकाला नहीं जाता, वही तीनों घन यूज किए जाते हैं। तो बताना है कि जो नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी, कुछ नहीं करना है। देखो भाई, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा हमेशा जो टोटल आयतन रहता है वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि अगर तीनों घनों का आयतन हम कर लें तो नए घन का जो आयतन होगा ये बराबर होगा तीनों घनों के आयतन के। यानी पहले का आयतन क्या होगा, अच्छा घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा और 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ 512 आ जाएगा। 100 का 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। तीनों को ऐड ऑन कर लो, इधर 2 हो गया, इधर 6 2 8 हो गया। नहीं एक बार फिर से जोड़ते हैं। देखो भाई 6 2 8 हो गया है, ठीक है ना, 1 1 2 हो गया है, फिर इसके बाद 5 2 7 हो गया है, ठीक है, ये 1 आ गया है, 1728 आ गया है। अब इधर देखो भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं, भुजा का क्यूब होता है, इधर क्यूब है इधर जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, यानी भुजा का क्यूब रूट 17 का 28 का इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 12 से, यानी कि आपकी भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है y और z द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। आगे कह रहा है यदि z का जो प्राप्त अंक है वो 85 है तो आपको बताना x द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा। देखो जरा ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं x और y का जो एवरेजन है ये इसे निकाल देना। ये कह रहा है ये 35 कम है, तो इसमें अगर हम 35 जोड़ दें तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बाई 2 इसके औसत की। बात समझ में आ रही है या नहीं। और z बराबर हमारा 85 दे रखा है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। इसको इधर ले आते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा, इधर आएगा ये माइनस वाई माइनस जेड अपान 2, नीचे से दोनों समान है तो कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस 35 आ गया। बोलो बात समझ में, y से ये y कैंसिल हो गया, इधर x हो गया माइनस जेड, जेड के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 85 रख सकते हैं। ये 2 इधर जाएगा, गुणा करेगा 35 दूना 70 हो जाएगा। x बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, आपका x बराबर आ गया 15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो जिसका सही है सही के निशान, वरना फिर गलत का निशान लगाओ और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि P जो है Q को एक बोतल जो है 30% के लाभ पे बेच देता है। देखो जब कभी भी इस तरह का सवाल है, कितने परसेंट में बेचा है, 30, यानी 30 बटे अगर इसको हम भेन में बदलने का प्रयास करें 3/10 होगा। यानी कि P ने Q को 10 रुपए में खरीद के 10 3 13 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आई ना। और आगे बढ़ रहा है,
आगे कह रहा है कि आपका जो है क्यू जो है इस बोतल को 20% के लाभ पर आर को बेच देता है, ठीक है ना। 20% का मतलब हो गया 1/5 होता है, तो 5 रुपए में खरीद करके 6 रुपए में बेच दे रहा है। 5 एक 6, बात समझ में आई ना। अब आगे कह रहा है कि पी और आर के लागत मूल्य में क्या अनुपात है, इसको बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, गुणा करा दो। 10 पचे 50 हो गया, और इधर 13 से 78 हो गया, 2 से काट दो, ये 25 हो गया, ये 39 हो गया। ये आपका रेशियो बन के आ गया, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से लगाना था, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीआई और एसआई से है। कह रहा है एक आदमी जो है 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है किसी से, ठीक है भाई, जो साधारण ब्याज पर 2 साल में 13,200 हो जाता है। यानी 12,000 लेता है, टाइम कितना है, 2 साल का है, अरे 2 साल क्या 200, ठीक है ना। उसके बाद में रेट पता नहीं क्या है, उसके बाद में ये कह रहा है हो कितना जाता है 13,200, यानी एसआई कितना मिला 1,200। इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट लग गया है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को दोगुनी कर दिया है, मान लो यहाँ पे ये x है, और अब की बार R1 या R2 जो है वो 2x कर दी जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है तो राशि क्या होगी, यानी कि ये जो 13,200 बन रहा था वो कितना हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे P1 R1 T1 अपान 100 इक्वल कितना है आपका 1200 निकल के आ रहा, बटे P2 मतलब कि वही राशि फिर से रहेगी, यानी कि ये भी P1 ही रहेगा। R1 बदल जा रहा है, R2 हो जा रहा है, T1 वही रहेगा, अपन 100 हो गया, बराबर यक्स हो गया। बात समझ में आई ना। इनको हम बटे कर लेते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब ये P1 कैंसिल हो गया, T1 100 कैंसिल हो गया, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है x है, R2 की वैल्यू 2x है, इधर 1200 हो गया, इधर आपका कितना हो गया, ये इसको कुछ और मान लेते हैं, SI मान लेते हैं, वरना फिर एक्सेस में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो x कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी कि आपकी बार SI कितना लगेगा 12 दूनी 2400 रुपये। और अगर SI आपकी 2400 लगेगी तो फिर जो आपका रुपया बनेगा ये, यानी कि मिश्र धन बनेगा, वो 12,000 में अगर 2400 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14,400, और ये आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखे तो बी वाला एकदम करेक्ट सही है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मान याद करना है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपान के है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये आपको वैल्यू याद करनी है। अगर इस तरह की वैल्यू कभी भी आपसे निकालने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे पहले ऑप्शन की मदद से ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो भाई, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। अब देखो कुछ लोग कहेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड लगा दो। देखो अगर वैल्यू पुटिंग मेथड लगाओगे, ठीक है ना, मान लो हमने रख दिया कि 0 वैल्यू रख दो थीटा की, यहाँ पे tan 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan sec थीटा का मान sec 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0, और नीचे अगर 0 है तो इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी कि नॉन डिफाइन हो जाएगा।
तो इस तरह से आप वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम थीटा बराबर 45 रखेंगे तब देखो, तो tan 45 का मान 1 होता है, sec 45 का मान होता है √2, और इसका प्लस हुआ, इसका हुआ 1 प्लस √2 माइनस 1। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये जुड़ गया, 2 माइनस √2 आ गया, यहाँ पे आ गया √2, ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √2 माइनस 1, ये निकल के आ रहा है। अब क्या करोगे, सारे ऑप्शन में ये वैल्यू रख के देखोगे थीटा इक्वल 45, अगर जिसमें सेटिस्फाई हो जा रहा है तो फिर ठीक है, वो आंसर सही है, वरना फिर गलत है। पहला ऑप्शन है आपका सेक, पहला आपका है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है ना, ये आ रहा है आपका। देखो क्या करते हैं, सेक 45 का मान कितना होगा, √2 होगा, और tan का मान 1 हो गया। देखो ये प्लस में आ रहा था, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा रखो, दूसरे में देखो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉस से भाग दोगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, फिर इसके बाद में साइन अपॉन कॉस, यानी ये भी यही चीज है, दूसरे वर्ड्स में लिखा गया लेकिन चीज वही है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड वाले को चेक करो, 2 सेक थीटा लिखा है, यानी कि 2 सेक 45 का मान √2 हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, ये आना चाहिए। लास्ट वाले को देखो, लिखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। देखो tan कॉस 45 का मान आएगा आपका √2 अपॉन में 1 प्लस √2, ठीक है ना, ये आने वाला है। अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको ठीक तरह से लिख लेते हैं। आपका जो क्या है, कॉस थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से इधर डिवाइड करा देते हैं, ठीक है रू। आगे देखो, ये देखो हो गया क्या, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर थीटा है। ये कॉस एक कॉस कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, एक तो सेक थीटा हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कॉस सेक 45 का मान √2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ये देखो लास्ट वाला आंसर आ गया, बस समझ में आई ना। तो इस तरह से चेक करके आपका ये लास्ट वाला आंसर हो गया, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखा है और बी की वैल्यू दे रखा है, और ए प्लस बी पूछ रहा है। देखो ये ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 18 डिवाइड बाई 9 गुणे 4 बटे 15 भागे 3 गुणे 5। इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, पहले भाग करते हैं। आपको सबको बोर्ड मास रूल पता होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 25 हो गया। बोलो बात समझ में आई। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी हमारा दे रखा है 18 डिवाइड बाई 36 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 अपान, यहाँ पे दे रखा है 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 12। बात समझ में आई ना। चलो भाई 18 दूनी 36 हो गया ये, यानी कि यहाँ पे ऊपर वैल्यू है 3/2, ये गुणा करा दो, 5 1 के 5 हो गया, ये घटाओगे -1 आएगा। इधर देखो 6 3 18 हो गया, 20 3 60 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे इसका ऊपर वाला कराओगे 2 1 के 2, यानी कि यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यानी 1/120 आ जाएगा। ए प्लस बी पूछ रहा है 8/25 प्लस 1/120, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 600 आएगा। तो 25 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 25 का पहाड़ा 600 में पढ़ोगे 24 बार जाएगा, 24 को 8 से गुणा करा दो
तो 8 चौक 32 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ोगे 19 हो गया। इससे इसमें भाग दोगे 12 पंचे 60 यानी 5 आएगा, ठीक है ना। इधर देखोगे तो 197/600 ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या है कि कह रहा है रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है, यानी मान लिया हमने रमन जो है 100 रुपए कमाता है, इसका 50% खर्च कर देता है और 50% बच जाता है, ठीक है ना। और कह रहा है यदि इसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% बढ़ेगा 110 ही तो होगा, और अब भी ये 50% खर्च कर रहा है, इसका 50% निकालोगे तो 55 आएगा, ये हो गया आपका 45, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। तो कह रहा है इसके जो व्यय है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इसका जो व्यय है वो कितने प्रतिशत, पहले जो है 50 करता था 55 करने लगा, यानी 5 की हो गई है, और कितने में 50 में गुड़े 100 कर दो, ये कट गया ये कट गया, यानी 10% की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन कर बढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, यानी कि एक तो समरूप है, यानी कि दोनों का रेडियस समान है, और एक यहां से गुजर रहा है, बात समझ आई ना। तो एक की जो है ये जो वैनिस लंबाइयां हैं इनके बीच की सेंटर की, ये है आपका 16√3, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक की वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो भाई सिंपल सी है, इसकी रेडियस है इसकी भी रेडियस है, यानी कि दोनों की जो रेडियस होगी वो यही रहेगी, बात समझ में आई ना। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है, ये टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है कि एक अकेले ए जो है अकेले परियोजना को 10 दिन में पूरा करता है। ए जो है कोई आदमी है, वो कोई काम है उसे 10 दिन में पूरा कर देता है। उसके बाद में बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। आगे कह रहा है जो सी है उसे 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है भाई। आगे कह रहा है वे एक साथ जो है उस परियोजना को जो 1100 रुपया कमाते हैं, ये पूरा परियोजना खत्म करने के बाद में इनको इतना रुपया मिलता है, ठीक है भाई। आगे कहा जा रहा है कि ए और सी की कुल जो है कमाई है वो बी से कितना अधिक है। ए और सी की कमाई ऐड करना है, बी से कितना अधिक है यही आपको फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। करना क्या है आपको, देखो पहली बात तो इनका जो है काम करने का तरीका किस तरह से, इसको हम देखते हैं। देखो इनका हम कर लेते हैं रेशियो, निकाल लेते हैं क्या, रेशियो, ठीक है। तो देखो इनका 1:2:3:2 आ रहा है, या देखो 1/10 हो गया ए का, फिर इसके बाद में 1/20 हो गया काम करने का पूरा एफिशिएंसी, इसका 1/30 हो गया, ठीक है ना। ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, सबका एलसीएम 6 आया, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 6 के 6 यानी 6 आ गया, यहाँ पे 2 6 यानी 3 आ गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी ये उनके काम का रेशियो हो गया जो मजदूरी कमाएंगे। 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 से इसको डिवाइड करो, इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू 100 आती है, यानी जो ए रुपया कमाएगा ये 600 कमाएगा, ये 300 कमाएगा,
ये 200 कम आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है सम है और इसको घटाना है। 6 2 8 हो गया, 8 में से 300 घटाओगे कितना आएगा, 500 आएगा। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 500 है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए लाइन चार्ट में 7 स्कूल के लड़कियों की संख्या को दिखाया गया है। ठीक है, कह रहा है स्कूल जी एच आई में, किसके किसमें, जी एच आई में मिलाकर लड़कियों की जो संख्या है, तो जी में देखो 700 लड़कियां हैं, एच में जो है 1300 लड़कियां हैं, आई में जो है 800। तो 13 में 7 जोड़ोगे 2000, यानी 2800 लड़कियां हैं। ठीक है ना, और स्कूल जे के एल आई में, ठीक है ना, जे के एल आई, जे के एल एम, जे के एल एम, जे में कितनी लड़कियां हैं, 1100 लड़कियां हैं। के में कितनी लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं। यल में कितनी लड़कियां हैं, आपका 500 हैं। और यम में जो है 400 है। जरा इनको देख लीजिए भाई, देखो 11 में 9 जोड़ोगे 2000 हो गया, 2000 में 5 4 9 यानी 2900 हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना आया, 100 लड़कियों का डिफरेंस आ गया, बात खत्म हो गई। देखो कितने सरल सरल सवाल है, तो नोट डाउन कर लो भाई। चलिए इसके बाद हम अपने 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। और 20 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि हमको फाइंड करना है cot 60 माइनस cot 30 डिवाइड बाई 1 प्लस cot 60 उसके बाद cot 30। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। देखो भाई cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, आराम से 1/√3 होती है। cot 30 की वैल्यू √3 होती है। 1 हो गया प्लस हो गया, इसकी वैल्यू आपकी 1/√3, इसकी वैल्यू √3। ये कैंसिल हो गया और इनको सीधा कर लो। ये बेस √3 आएगा, इधर एक इधर एक, इधर √3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। एक में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। तो देखो भाई ये कट जाएगा, यानी -1/√3 ये आपका आंसर आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट में 6 स्कूलों की लड़कियों की संख्या को दिखाया गया है। ठीक है ना, और जो टोटल लड़कियां हैं वो 4000 लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखो भाई कह रहा है कि त्रिज्यखंड यफ द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करो। देखो यफ में जो है कितना दिया गया है, यफ में अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो है 17% दिया गया है। 17% को आपको क्या करना है, केंद्रीय कोण के रूप में, इसको एंगल के रूप में बताना है। ये भी परसेंटेज में है। देखो 17 है, 100% है, गुणे 360 कर लेते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज तो 100 ही होते हैं और टोटल कोण जो है 360 होता है। ठीक है, ये कट गया और इसका गुणा इससे करा देते हैं, तो हो जाएगा 17 25 85, 17 छक्का 102। ठीक है, 17 51, 51 में 61 हो गया, ये यहाँ आ गया 61, क्या कर 61.2 आ गया, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इतनी डिग्री आ गया है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। देखो कह रहा है
हमारा कह रहा है कि एक जीवा ए बी द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण 90 अंश है। देखो भाई, एक आपका सर्कल है, इसमें एक जीवा है। अगर कह दे कभी भी जीवा जो है परिधि पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो जीवा क्या है, उसका व्यास है। ठीक है। और कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर के, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि ए बी की लंबाई कितनी है, वही पूछ रहा है। ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसके बाद हम अपने 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं और देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। जो कह रहा है कि एक त्रिभुज एस टी यू है। ठीक है, बना लेते हैं हम। त्रिभुज एस टी यू है। ठीक है, और कह रहा है इसमें जो है एस ई और टी एफ जो है माध्यिका है। एस ई और टी एफ ये दोनों माध्यिका है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ये दोनों जो है कहाँ मिल रही हैं, ओ पॉइंट पर। ये पॉइंट आपका ओ है। इसके बाद कह रहा है यदि यू टी बराबर 34 सेंटीमीटर, ये पूरा 34 है तो ये आधा कितना होगा, 17 होगा। आगे बढ़ो भाई। आगे कह रहा है टी एफ बराबर 22.5 सेंटीमीटर। टी एफ बराबर 22.5 सेंटीमीटर। चलो इसको लिख लेते हैं। चलो, आगे कह रहा है आपका कि एस ई बराबर 24 सेंटीमीटर। ये पूरा एस ई बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना कोण टी ओ ई बराबर क्या होगा। जरा ध्यान से देखते हैं भाई, सारी वैल्यूज आ चुकी है। टी ओ ई क्या होगा, ये देखो एंगल कब निकल सकता है, किस तरह से निकलेगा, इसको देखते हैं। ये पूरा आपका 24 दे रखा है। हमको पता है कि जो सेंटर होता है इसके इधर इधर जो माध्यिका होती है उनका अनुपात 2:1 होता है, यानी कि 2:1 हो गया, यानी 24/3। अगर हम इतने की बात करें तो गुणे 1 करोगे तो 3/24 यानी 8 आ गया। यानी इतने की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। बोलो, बात समझ में आई। चलो अब इसकी बारी है। इसको भी हम उसी फॉर्म में तोड़ते हैं। इसको 3 से भाग देंगे, 1 से गुणा, 3 से 21, 3×5 = 15 यानी 7.5 आएगा। अब इन तीनों को आप जब पाइथागोरस प्रमेय में रखोगे, अब हम इसको कहाँ रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर, नहीं 17 का स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेनस ये है, ये बराबर होगा 8 के स्क्वायर के प्लस 7.5 के स्क्वायर के। ठीक है ना, ये इसके बराबर हो रहे हैं, इसलिए जो है इसका एंगल कितना हो माना जाएगा, 90 डिग्री का माना जाएगा। बात समझ में। जब भी ऐसा पूछे तो या तो डायरेक्ट 90 ही मार दो, या तो फिर ऐसा लगा करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आखिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन से आ चुका है, नहीं पावर एंड इंडिसेस से आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। देखो कह क्या रहा है, 125 की पावर 1/, से। अब देखो जो हमारी क्लास लिया है उसके लिए हलवा रहा होगा। 11 की पावर 1/3 और 12 की पावर 1/6, इसके बाद 5 की पावर 1/4। ठीक है ना, अब इसमें बताना है कौन सा क्या सबसे बड़ी है। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी 1/के रूप में आएगा कुछ नहीं करना, इन सबका ले लो क्या, लासा। 6, 3, 4 का लासा कितना आएगा, 12। तो 12 से इसको करा दो मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखो 125 की पावर 2 हो गया, 11 की पावर 4 हो गया, 12 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 3 हो गया। अब इनको देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यही निकल के आएगी, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, आज का आखिरी सवाल 25 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कह क्या रहा है सवाल हमारा, कह रहा है a+1/a, यानी a+1/a = 4 दे रखा है और a की पावर 4/1/a⁴ फाइंड करना है। एकदम रद्दी सवाल है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है सबसे तगड़ा सवाल है। देखो भाई, इसका हमने फार्मूला बताया था कि a² + 1/² निकलता है जब a + 1/a के होल स्क्वायर से हम क्या घटाते हैं, 2 घटाते हैं।
इसकी वैल्यू 4 है, 4 चौक 16 में से 2 घटाओगे 14 आ जाएगा। फिर से a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4 फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर करो और 2 घटाओ, तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 में से 2 घटा दोगे 194 आएगा। यही आपका आंसर है और इसे नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो है सारे क्वेश्चंस आज के खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो चैनल पर अगर नए हों या नए ना भी हों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर किए नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके मैथमेटिक्स का जेन्युइन कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। जो भी एग्जाम आ रहा है, अभी तो CSL आने वाला है, तो उसके लिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो है पूरे किताब का जो है भ्रमण कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, ठीक है ना। वहां पर क्वेश्चन जाते हैं आपके मॉक के। तो ठीक है, लगाते रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।